अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। शहबाज शरीफ से मिलेंगे दोनों देशों के डेलीगेशन के नेता। वार्ता से पहले अलग अलग मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बातचीत से पहले ही ईरान को चेतावनी दे दी गई, वार्निंग दे दी गई कि अगर बातचीत नहीं होती तो ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाता, ईरान को हम खत्म कर देते और अगर बातचीत सार्थक नहीं हुई, कुछ इधर उधर हुई तो फिर हमारे जंगी जहाज तैयार हैं। ये भी वार्निंग अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दे दी गई। हालांकि जेडी वेंस जो है वो ये कहते हुए इस दौरे से पहले नजर आए कि अमेरिका तैयार है बातचीत करने के लिए ईरान से और उम्मीद की जा रही है कि ईरान भी उसी तरह से सार्थक चर्चा करे। तो वहीं देखिए, ईरान की तरफ से दो शर्तें रखी गई इस बातचीत से पहले। पहली शर्त थी कि लेबनान पर अटैक बंद हो इजरायल की तरफ से, और दूसरी शर्त थी कि जो फ्रीज किए गए हैं तमाम अकाउंट ईरान के अमेरिका की तरफ से, उसे खोला जाए ताकि उस पैसे का इस्तेमाल, उस मुद्रा का इस्तेमाल ईरान कर सके। तो देखिए, मुलाकात जहां पर ईरान की तरफ से जो तमाम शर्तें 10 सूत्री मांग रखी गई है इस युद्ध को रोकने के लिए, होर्मुज खोलने के लिए, उस पर चर्चा का दौर शुरू होगा और नेगोशिएशन होगा ईरान अमेरिका के बीच। हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव सर जुड़ गए। सर, आपका बहुत स्वागत है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजरायल और पाकिस्तान के लिए, बल्कि वैश्विक तौर पर भी। अब से कुछ ही देर बाद जो है बातचीत शुरू होगी और जानकारी आ रही है कि उससे पहले जो डेलीगेशन के नेता हैं वो शहबाज शरीफ से पहले मुलाकात करेंगे, मांगे रखते हुए नजर आएंगे, पहले ईरान फिर अमेरिका। जी, ये देखिए स्वाति जी, वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है और ये न सिर्फ पूरे वेस्ट एशिया के रीजन के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो नजरें हैं वो अभी इस वार्ता पे है। और लेकिन ये जो वार्ता है, इसके बारे में मैं अवश्य ये कहना चाहता हूँ कि इस युद्ध की ये शुरुआत, युद्ध की समाप्ति की ये शुरुआत मात्र है। ये बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस वॉर है और इसको इस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि इस वार्ता में जाहिर है कि अनेक जटिल जो विषय है वो उसमें डिस्कस किए जाएंगे। और इस वार्ता में जाहिर है कि इजराइल शामिल नहीं है। इजराइल ने भी ईरान के ऊपर ये ऑपरेशंस किए थे और ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था, तो उसके उन दोनों के द्वारा ये लड़ाई शुरू की गई थी। लेकिन ये जो वार्ता है वो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की वार्ता है, उसमें इजराइल शामिल नहीं है। संभव है कि इजराइल आने वाले समय में, भविष्य में जब कभी कोई वार्ता की जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो इजराइल भी उसमें शामिल हो सकता है और उस समय संभव है कि ये जो इस्लामाबाद का जो वेन्यू है वो भी बदले, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो ये वार्ता है वो इस्लामाबाद में शुरू तो हुई है और जैसा कि मैंने कहा कि इस युद्ध की समाप्ति की शुरुआत मात्र है और इसमें अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन जब कभी इजराइल इसमें यदि शामिल होता है तो वो इस्लामाबाद में आना पसंद नहीं करेगा और वो इस्लामाबाद का जो वेन्यू है वो इजराइल के लिए सुटेबल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं करता है। तो ऐसे में ये जो वार्ता की जो प्रक्रिया आज जरूर वहां शुरू हो रही है, लेकिन ये आगे भी बढ़ेगी और इसके संदर्भ में और भी वेन्यूज तलाशे जा सकते हैं, भविष्य में तलाशे जा सकते हैं। संजीव सर, लेकिन देखिए, अमेरिका जो है वो, अमेरिकी राष्ट्रपति इस बातचीत से पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि जेडी वेंस उसको नॉर्मलाइज करते हुए नजर आए और ये कहा उन्होंने कि अमेरिका बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तो खत्म हो जाता और हमारे जंगी जहाज तैयार हैं। जब बातचीत का जिक्र हुआ है तो थोड़ा रुक नहीं सकते अमेरिकी राष्ट्रपति? देखिए, अभी जो अमेरिका हो चाहे ईरान हो, दोनों की तरफ से ही एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली जा रही है। एक एक्सट्रीम पोजीशंस पे दोनों रह करके कार्य कर रहे हैं। इस बीच महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या हैं वो भी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स के जो मुद्दे हैं, वार्ता से पहले सौदेबाजी को लेकर
किसके हाथ अब बाजी जाती हुई नजर आएगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पर जिस तरह से संजीव जी भी बोल रहे थे कि चर्चा होगी और उम्मीद ये भी की जा रही है कि नेगोशिएशन भी बहुत बड़े होंगे। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस्लामाबाद में, तो उनका स्वागत किया गया। अच्छा, अमेरिका में अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 दिनों के पब्लिक हॉलिडे की घोषणा की गई है और एक तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। संजीव सर, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आती हूं और जरा समझ लेते हैं हम कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा होगी। हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति किस तरह से निशाना साधते हुए, चेतावनी देते हुए नजर आए, लेकिन इजराइल इस बातचीत से पहले उसने 10 सूत्री मांगे तो रखी हैं, लेकिन इस बातचीत से पहले भी 2 मांगे रखी हैं। और इस बार जिसमें पहली मांग ये है कि लेबनान पर हमले तुरंत बंद हो। दूसरी मांग ये रखी गई है कि जो फ्रीज किए गए हैं तमाम अकाउंट ईरान के अमेरिका की तरफ से, उसे खोला जाए, उसे छूट दी जाए उसमें। जी धन्यवाद स्वाति जी। देखिए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो लेबनान का जो विषय है, मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें अपनी इस बात की सहमति देगा कि उसे भी इस वार्ता में शामिल किया जाए, क्योंकि ये जो लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई 7 अक्टूबर 2023 से लगातार चल रही है। हालांकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक सीज फायर हुआ था, और वो जो सीज फायर था वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का सीज फायर था, और वो जाहिर है कि एक अलग लड़ाई है। इजराइल की आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है वो लगातार इजराइल उसने जारी करके रखा हुआ है। और अभी हमने एक बार फिर से देखा कि जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए। तो इजराइल इस बात को मानता है कि ये जो पूरा हिजबुल्लाह का संगठन है वो एक आतंकवादी संगठन है। ये उसी तरीके का संगठन है जैसा कि हमास और हुती है और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे जो छोटे बड़े अन्य आतंकी संगठन है। ये अवश्य है कि ईरानियन इस्लामिक रिजीम के ही प्रॉक्सीज हैं, लेकिन इजराइल की ये जो लड़ाई है वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की प्रक्रिया में उसने हिजबुल्लाह के ऊपर ये कार्रवाइयां की हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को टारगेट करता है, अपने आतंकवादी जो साजिशें वो रचता रहता है। तो ऐसे में ये जो वार्ता है, इसमें अमेरिका मुझे नहीं लगता कि इस बात को मानेगा, ईरान की ये शर्त, इसमें लेबनान को भी शामिल किया जाए। टेक्निकली स्पीकिंग लेबनान तो इसमें शामिल एक राष्ट्र के रूप में लेबनान को इसमें शामिल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो पूरी जो लड़ाई है वो तो आतंकवादी संगठन और इजराइल के बीच की है। लेबनान तो उसमें लेबनान के अंदर ये जो हिजबुल्लाह है वो ऑपरेट करता है। वो स्टेट विद इन स्टेट एक डी फैक्टो स्टेट का स्टेटस बना करके चलते हैं और पूरे लेबनान की सरकार के ऊपर उनका गहरा दखल रहता है। लेकिन हिजबुल्लाह लेबनान को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, टेरर प्रॉक्सी है, और वो इजराइल उसको उसी तरीके से देखता है, अमेरिका भी उसको उसी तरीके से देखता है। लेकिन अगर इस्लामिक रिजीम ये कहे, जिसका कि टेरर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है, कि नहीं, इसको वार्ता में अगर लेबनान को भी शामिल किया जाए, हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जाए, तो ये अमेरिका को स्वीकार नहीं होगा। देखिए स्वाति जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं पहले कह रहा था कि ये जो दोनों ही पक्षों की तरफ से वर्तमान समय में एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन रखी गई है। कोई भी वार्ता नेगोशिएशन जब शुरू होते हैं तो जो नेगोशिएटर्स होते हैं वो अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ा करके अपनी डिमांड्स रखते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे आगे चल करके उस पर नेगोशिएशंस होते हैं, बातचीत होती है, फिर उसको कुछ टोन डाउन करते हैं और उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज के फार्मूले पर नेगोशिएटर्स आते हैं। तो ये जो प्रक्रिया यहाँ भी दिख रही है, यदि ईरान के इस्लामिक रिजीम ये कहे कि हम चाहते हैं कि आप जो जितने वेस्ट एशिया के जो यूएस बेसेस हैं सब आप विड्रॉ कर लें, वो अमेरिका कभी नहीं मानेगा। यदि ईरान ये कहे कि हम पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे और वहां पर जब तक टोल टैक्स आप नहीं देंगे, जब तक कि वहां पर ट्रांजिट फीस नहीं देंगे, तब तक हम कोई शिप नहीं जाने देंगे, ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वायलेशन होगा। उसे न तो अमेरिका मानेगा न तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानेगा। उसी तरीके से अगर आप अमेरिका की जो डिमांड्स हैं उसमें अमेरिका ये कह रहा है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से करना बंद कर दें, तो वो उसको मानने में ईरान को प्रॉब्लम्स है। और अमेरिका की अनेक ऐसी शर्तें हैं जिसमें कि वो टेरर प्रॉक्सी को सपोर्ट करना बंद करना इत्यादि, उसमें भी ईरान को हर तरीके की दिक्कतों का सामना वो बता रहे हैं कि वो जो हिजबुल्लाह है, हुती है, हमास है, वो
उसको अगर उसको डिजार्म करने की बात आएगी तो उसमें ईरान की तरफ से रेसिस्टेंस किया जाएगा। तो एक मैक्सिमलिस्ट बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे जो मैटर जिस पर उम्मीद ये की जा रही है कि शायद शांति की अब जो है राह पर ये देश चलते हुए नजर आए। बातचीत से उम्मीद ये की जा रही है कि समाधान निकलेगा। संजीव सर, अब ये जरा आपसे समझ लेते हैं कि ये जो टीम तैयार की गई है नेगोशिएटर्स की या नेताओं की, क्या कुछ ध्यान में रख के जेडी वेंस की अगुवाई में ये नेतृत्व करते हुए जो है इस टीम को तैयार किया गया है? दूसरी तरफ ईरान की तरफ से गालिबाफ नेतृत्व कर रहे हैं। क्या सोच के इन तमाम नेताओं को ईरान ने भेजा, अमेरिका ने भेजा? और एक मार्मिक तस्वीर का भी हम जिक्र कर लेते हैं जो आज गालिबाफ की तरफ से शेयर की गई है, जो ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं, मिनाब स्कूल के जो बच्चों की तस्वीर जिसमें उनके बैग्स खून से सने हुए देखे गए, उनके शूज़ रखे हुए हैं बाकायदा एक एक सीट में विमान की। क्या मैसेज देने की कोशिश ईरान इससे करता हुआ? देखिए स्वाति जी, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही पक्ष, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान, इस वार्ता को गंभीरता के साथ ले रहे हैं। यदि ट्रंप प्रशासन ने अपने उपराष्ट्रपति को, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इस पूरी वार्ता के लीड के तौर पर भेजा है, तो इससे ये बात स्पष्ट है कि अमेरिका इसको गंभीरता के साथ ले रहा है। और साथ ही साथ जारेड कुशनर, जो कि पहले भी कई महत्वपूर्ण नेगोशिएशंस में शामिल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो वेस्ट एशिया के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, वो भी इसमें शामिल है। यूएस सेंटकॉम के जो कमांडर हैं वो भी इसमें शामिल है। तो इससे ये स्पष्ट है कि अमेरिका इसको बेहद गंभीरता के साथ ले रहा है। वहीं ईरानियन साइड में अगर देखें तो स्पीकर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, और उसके साथ में ये भी देख रहा था कि ईरान की बैंक के जो हेड है वो भी इस वार्ता में शामिल है। तो ईरान जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर भी कहीं न कहीं अपना ध्यान इस पूरी वार्ता का आकृष्ट कराना चाहेगा। तो दोनों ही पक्ष इसको गंभीरता के साथ ले रहे हैं। और देखिए, जो आपने तस्वीर की चर्चा की है मिनाब स्कूल की, वो बेहद मार्मिक और दुखद जो है घटनाक्रम इस पूरे युद्ध का रहा कि एक बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ने गए थे, जो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे, उनके ऊपर जाकर के जिस तरीके से मिसाइल्स गिरी और उनकी अपनी जानें गंवानी पड़ी, ये बहुत ही दुखद पहलू था। और उसको केंद्र में रख करके यदि ये वार्ता चल रही है तो मेरा ऐसा मानना है कि एक सकारात्मक अप्रोच है। और ईरानियन डेलीगेशन जब आ रहा था तो अपने जो एयरक्राफ्ट में हर एक सीट पर उन बच्चों के जो जूते और उनकी तस्वीरें वहां पे रखी गई। ये इस बात को हमें समझना होगा कि इस युद्ध में जो भारी तबाही और बर्बादी जिस तरीके से आम लोगों की हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 28 फरवरी के पहले के अगर आप बयान देखें तो वो ये कह रहे थे कि हम ईरान के लोगों की मदद करना चाहते हैं, ईरान के लोगों को हेल्प भेज रहे हैं, हेल्प इज ऑन द वे। लेकिन यदि ईरान के अंदर बच्चे ही मारे जा रहे हैं, आम लोग हताहत हो रहे हैं, तो फिर ये तो सेल्फ डिफीटिंग बात हो गई। ये तो उस लक्ष्य को से बिल्कुल विपरीत बात हो गई जिसमें कि आप जो है लोगों की मदद करने के लिए ये कर रहे थे। और वहीं आप देखिए तो मैं अवश्य इस बात को भी कहना चाहूंगा कि ईरान के इस्लामिक रिजीम के द्वारा जिस तरीके से ऐसे राष्ट्रों के ऊपर हमले किए गए जो सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत, जिनका कि इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, वो राष्ट्र तो उस युद्ध को समाप्ति कराने की दिशा में अपने प्रयास कर रहे थे। ओमान तो इसकी मध्यस्थता कर रहा था। और लेकिन जहां जिस तरीके से दुबई के ऊपर मिसाइल्स गिरी, दोहा के ऊपर मिसाइल्स गिरी, ओमान के ऊपर मिसाइल्स गिरी, ये इस बात को दर्शाता है कि वहां पर भी आम लोग हताहत हुए हैं, इजराइल में भी आम लोग हताहत हुए हैं। तो पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ कार्य करना होगा। और यदि पीपल सेंट्रिक अप्रोच दर्शाया जाता है इस वार्ता के दौरान भी, तो मुझे लगता है कि इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो ये अच्छा है, उन बच्चों को भुलाया नहीं जा सकता। वो बच्चे निर्दोष थे, मासूम थे, और उनको याद करना होगा। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी याद करना होगा कि जो वेस्ट एशिया में, इजराइल में मारे गए हैं और जो हताहत हुए हैं, उनको भी केंद्र में इन तमाम बातों पर चर्चा भी होगी और उम्मीद यही की जा रही है कि इस चर्चा में सार्थक चर्चा निकले और स्थायी युद्ध विराम हो। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और विस्तार से जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।